Hello guys, in this video we will discuss first theorem of welfare economics and second theorem of welfare economics. अब इसके अंदर क्या है तो देखो, फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या बताता है। इट स्टेट्स दैट अ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज परेटो एफिशिएंट। मैंने एक प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारा परेटो एफिशिएंट है, तो परेटो एफिशिएंट मीन्स देयर इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स कोई भी एलोकेशन क्या है, बहुत एफिशिएंट है। तो मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम मीन्स कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हमेशा परेटो एफिशिएंट होता है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरम। तो हमारा फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स बोलता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है वो हमारा परेटो एफिशिएंट है। नाउ सेकेंड थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या बताता है। इट स्टेट्स दैट अ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन कैन बी सस्टेन। इसने क्या बोला, परेटो एफिशिएंट एलोकेशन कैन बी सस्टेन एज अ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम विद एप्रोप्रिएट इनिशियली इंडोमेंट एंड रिलेटिव प्राइस। तो इसने बोला कि परेटो एफिशिएंट एलोकेशन हमारा सस्टेन होगा अगर जो हमारा कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है वो किसके साथ हो, एप्रोप्रिएट इंडोमेंट और उसके रिलेटिव प्राइस के साथ हो। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है, ये हमारा सेकंड थ्योरम बोलता है। अब देखो, एक वर्ड आता है नेट डिमांड बाय पर्सन वन फॉर गुड एक्स। अब इसको देखो, नेट डिमांड का मतलब क्या हुआ। तो देखो, नेट डिमांड को हम नेट डिमांड बाय अ पर्सन वन फॉर गुड एक्स। तो यहाँ पर नेट डिमांड यानी जो ये नेट डिमांड है इसको हम जेड से डिनोट कर रहे हैं। तो इसने बोला जो हमारा जेड डिमांड है एक्स, वो क्या आएगा, एक्स कॉमोडिटी यानी जो हम डिमांड कर रहे हैं माइनस का हमारा इंडोमेंट। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। मीन्स हमारा नेट डिमांड क्या होगा कि हमने मार्केट में कितना कॉमोडिटी डिमांड करा माइनस उस कॉमोडिटी का कितना इंडोमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, नेट डिमांड। अब देखो, अगर मैं बात करूँ नेट डिमांड फॉर गुड, अगर मैं सारे इंडिविजुअल की नेट डिमांड की बात करूँ, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन का नेट डिमांड है। तो नेट डिमांड इज डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड माइनस इंडोमेंट ऑफ दैट कॉमोडिटी। ये तो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का है। अगर मैं सारे इंडिविजुअल की नेट डिमांड की बात करूँ तो वहाँ पर जो मेरा नेट डिमांड है एक्स गुड का, वो क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस ई। समेशन का मतलब होता है सबका टोटल। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स माइनस ई गुड एक्स। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। दोबारा देख लो, नेट डिमांड बाय पर्सन वन इज डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स माइनस इंडोमेंट ऑफ गुड एक्स, और बाय अ वन पर्सन यानी एक पर्सन का मैंने साइन ये रहा, वन पर्सन कॉमोडिटी डिमांडेड फॉर एक्स एंड इंडोमेंट ऑफ एक्स गुड, और दिस इज द नेट डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल। तो ऑल इंडिविजुअल का अगर मेरे को नेट डिमांड निकालना है तो वहाँ पर मैं समेशन करूँगी। तो समेशन किसका, एक्स और ये एक्स। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। अब देखो, अगर मैं किसी इंडिविजुअल, मान लो इंडिविजुअल इज बजट कंस्ट्रेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। देखो, अब मैं एक इंडिविजुअल ए का बजट कंसेंट्रेंट लिख रही हूँ, तो समेशन ऑफ एक्स पी ए एंड इंडोमेंट ऑफ ए, ये एक्स गुड है, ठीक है।
इक्वल्स टू पी प्राइस एंड कितनी क्वांटिटी डिमांड है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो दिस इज पी एक्स कमोडिटी का, पी एक्स एंड जेड एक्स यानी नेट डिमांड क्या आना चाहिए, 0। और अगर मैं सारे इंडिविजुअल्स की बात करूँ तो देखो सारे इंडिविजुअल्स का क्या आएगा, समेशन किसका, बजट क्या होगा, पी एक्स जेड एक्स, तो इसका भी समेशन फॉर और इंडिविजुअल क्या आना चाहिए कि जो मेरा समेशन है किसका, पी एक्स एंड जेड नेट गुड का, वो क्या आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर मार्केट क्लियर है। मार्केट क्लियर मीन्स जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी ही सप्लाई इंडोमेंट जो अवेलेबल है वो सप्लाई हो गई, और जो मार्केट में हम डिमांड कर रहे हैं गुड्स के। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। दिस इज द जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि मार्केट में सपोज देयर आर टू इंडिविजुअल, तो मार्केट में जो दो इंडिविजुअल है उन्होंने डिमांड करी है तो वो इक्वल्स टू किसके होगा, सप्लाई के होगा। दोनों इंडिविजुअल का हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं इसलिए इसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो नेट डिमांड क्या हो गई, डिमांड माइनस जो मेरे पास अवेलेबल इंडोमेंट है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। जब हम दो कंज्यूमर के कंटेस्ट में बात करेंगे तो दोनों कंज्यूमर का क्वांटिटी डिमांड ऐड करना है, और दोनों की अगर हम इंडोमेंट ऐड करेंगे और दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो 0 आएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब इस बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। जनरल इक्विलिब्रियम फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, नेट डिमांड क्या होती है, ऑल इंडिविजुअल का नेट डिमांड ये रहा, तो समेशन 0 आना चाहिए इन जनरल इक्विलिब्रियम बिकॉज सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड यानी दिस केस। तो चलो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना है। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर 3 इंडिविजुअल्स हैं, ए बी सी, और 2 गुड्स हैं, गुड X1 एंड X2। ये एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ। यूटिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर इज A1 X2 की पावर ये, और उसकी जो इंडोमेंट है दैट इज़ 5 एंड इंडोमेंट फॉर गुड सेकेंड इज 10। अब देखो यूटिलिटी ऑफ बी की यूटिलिटी क्या है, इसकी इंडोमेंट ए गुड के लिए और इंडोमेंट बी गुड के लिए। इसकी इंडोमेंट 10 है और इसकी कितनी है, 15। ऐसी यूटिलिटी ऑफ सी का देखें तो यूटिलिटी सी का ये है, और इसकी इंडोमेंट एक गुड के लिए सी, और इंडोमेंट 2 गुड के लिए क्या है, ये है 5 एंड ये है 15। ये मेरा क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन में ये शो करना है कि जो हमारा नेट डिमांड है वो क्या है, इक्वल्स टू 0। तीनों कंज्यूमर का नेट डिमांड इक्वल्स टू 0 है। तो चलो हम वही अपना ऑप्टिमल बिहेवियर लगाते हैं। तो हम बोलेंगे इंडिविजुअल इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ यहाँ पर, देखते रहना। तो हम मैक्सिमम करेंगे, यूटिलिटी ऑफ ए क्या है, और सब्जेक्ट टू बजट कंसंट्रेट जो कि है P1 X1 ए का एंड P2 X2 ए का इक्वल्स टू इंडोमेंट क्या है, P1 5 प्लस का P2 10। ये अब देखो ये जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये कब होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 ए के लिए। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा X2 ए की पावर 2 एंड 2X1 ए X2 ए।
इक्वल्स टू सॉल्व करोगे तो x2a एंड 2x1 और ये मेरे प्राइस के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमने x2 की वैल्यू निकाल ली, क्या आएगी 21a p1 p2। ये मैंने पिछली क्लास में भी न्यूमेरिकल कराया हुआ है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इस ऑप्टिमल वैल्यू को बजट कंसंट्रेट में, ए के बजट कंसंट्रेट में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो इसके लिए क्या आएगा, अप्लाइंग इंडिविजुअल एज ऑप्टिमैलिटी conditions to the budget constraint yield। तो बजट कंसंट्रेट इसका क्या है, ये इंडोमेंट क्या था इसका 5 and 10। अब देखो P1x1 P2x2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है, वो है 2x1 एंड प्राइस ऑफ 1 एंड प्राइस ऑफ 2, यानी प्राइस रेशो P1 5 प्लस का P2 10। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा P1x1, देखो ये कट गया, तो आएगा 2x1 P1 इक्वल्स टू P1 5 प्लस का P2 10। इसको ऐड करो क्योंकि ये सेम है, तो 3P1x1 P1 5 P2 10। यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालते हैं। x1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ x1 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा 5/3 प्लस का 10/3 P2 P1। ये मैंने लास्ट वीडियो में ही निकलवाया था, कोई नहीं, इसको हम दोबारा कर लेते हैं। तो ये समझ में आता ही है, ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर है। ऐसे हम बी के लिए करते हैं, इंडिविजुअल बीज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसका भी देखो, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ बी x1 बी का स्क्वायर x2 बी सब्जेक्ट टू बजट P1 x1 प्लस का P2 x2 बी के लिए ये। और इसका बजट कंसंट्रेंट क्या है P1 10 प्लस का P2 15। मैक्सिमम कंडीशंस क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 बी के लिए। इसको सॉल्व करोगे तो 2x1 बी डेरिवेटिव करो x2 बी x1 बी की स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो 2x2 बी डिवाइड बाय x1 बी और इसको इक्वल्स टू प्राइस रेशो। यहाँ पर x2 की वैल्यू निकालो इन फॉर्म ऑफ प्राइस 1 एंड कॉमोडिटी 1। ये आ गया दिस P1 P2। ये वैल्यू हम किस में डाल देंगे, बजट कंसंट्रेट में डाल देंगे। ये पिछली क्लास में भी क्वेश्चन कराया हुआ है। तो देखो हमने अप्लाइंग कर दिया, अप्लाइंग इंडिविजुअल बेस ऑप्टिमैलिटी कंडीशन टू द बजट कंस्ट्रेंट यील्ड। तो इसका बजट कंस्ट्रेंट क्या है, ये है, ये बी का है और इसकी इंडोमेंट कितनी है 10 and 15। सॉल्व करो P1 x1 बी P2 x2 की वैल्यू अभी देखो मैंने यहाँ पे निकाली है, ये रही। तो वो क्या है P2 x1 बी एंड 2 P1
P2। देखो B2 P1 P2, यहाँ पर P2 काट दूँ, P1 10 एंड P2 15। इसको सॉल्व करोगे तो P1 x1b प्लस का P1 x1b डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू P1 10 प्लस P2 15 आएगा। इसको और सॉल्व करो तो ये 3/2 P1 x1b इक्वल्स टू P1 10 प्लस का P2 15 आ जाएगा। और सॉल्व करो, x1b की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर 20/3 प्लस का 10 P2 अपॉन P1, ये क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर बी। यहाँ तक बात समझ में आती है? फिर आगे देखो, अब हम इंडिविजुअल सी के लिए निकालते हैं। तो इंडिविजुअल सी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जैसे हमने इस दो कंज्यूमर का निकाला वैसे इसका निकालेंगे। तो मैक्सिमम यूटिलिटी करनी है सी की, वो क्या है x1 x2 और सब्जेक्ट टू बजट कंसंट्रेट यानी सी। और इसका इंडोमेंट कितना है 5 एंड 15। यहाँ तक बात समझ में आती है? चलो हमें निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड ऑफ सी का। तो देखो ये निकालोगे तो ये आएगा, अगर मैंने 1 के रिस्पेक्ट में किया तो ये कांस्टेंट ये 1, और इसके रिस्पेक्ट में किया 2 के तो इसको कांस्टेंट मानेगा और इसका 1 इक्वल्स टू P1 P2। अगर यहाँ पर मैं x2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा x1 C P1 P2। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब इसका मैं क्या कर देती हूँ, बजट कंस्ट्रेंट में इसकी वैल्यू डाल देती हूँ। तो देखो हम बोलेंगे अप्लाइंग इंडिविजुअल सीज ऑप्टिमैलिटी कंडीशन टू द बजट कंस्ट्रेंट फिल्ड। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो इसका बजट क्या होगा, ये इक्वल्स टू P1, इसका इंडोमेंट था 5 एंड 15। तो बच्चे देखो वैल्यू डालते हैं, इसकी डालते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है x1 C P1 P2, 2 से 2 कट गया, ये P2 P2, तो P1 5 प्लस का P2 15। सॉल्व करो, P1 x1 प्लस ये क्या आएगा x1 C P1 इक्वल्स टू P1 5 प्लस P2 15। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये 1 1 2 हो गया, 2 P1 एंड x1 C इक्वल्स टू P1 5 प्लस का P2 15। यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 5/2 प्लस का 15/2 P2 P1। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई? मैंने तीनों कंज्यूमर की ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांड निकाल दी। तो देखो अब यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जो नेट डिमांड है ऑल कंज्यूमर की वो इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा। देखो तो यहाँ पर हमें करना है सेटिंग नेट डिमांड फॉर गुड 1 इक्वल टू 0, यानी गुड 1 की जो नेट डिमांड है उसको हम क्या कर रहे हैं इक्वल टू 0 डाल रहे हैं। तो देखो 0 डालेंगे तो क्या, तो मतलब नेट डिमांड गुड 1 की क्या आएगा समेशन ऑफ नेट डिमांड 1 की। बच्चे देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो नेट डिमांड का मतलब क्या है मेरा क्वांटिटी डिमांड माइनस का मेरा इंडोमेंट फॉर गुड 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यही तो नेट डिमांड बोलता है। नेट डिमांड क्या बोलता है कि जितनी हमारी क्वांटिटी डिमांड है अगर हम सबकी माइनस इंडोमेंट कर दे तो 0 के इक्वल आएगा। चलो उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो
Z1 यानी नेट डिमांड क्या है हमारा, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड 1 बी कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांड 1 सी कंज्यूमर, माइनस का इंडोमेंट एक कंज्यूमर का एंड इंडोमेंट 2 कंज्यूमर का ए गुड के लिए एंड इंडोमेंट सी के लिए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आती है। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Z1 इक्वल्स टू X1 ए का, तो देखो ए का मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड आया था, देखो यहाँ पर दिखाती हूँ, ये आया था, ये वाली वैल्यू क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए बाय कंज्यूमर ए, तो क्या है ये वैल्यू 5/3 प्लस का 10/3 P2P1। अब मैं डालूंगी X1 की B, तो देखो ये रहा X1 B, तो ये क्या है 20/3 प्लस 10 P2P1 प्लस X1, तो ये रहा ये वाला, तो ये है 5/2 प्लस P प्लस का P1 P और ये 15/2, ये तो मेरा सिर्फ ये डाला है मैंने। अब माइनस, अब देखो यहाँ पर ये माइनस इंडोमेंट, इंडोमेंट क्या है मेरा, तो इंडोमेंट देखो क्वेश्चन में ये रहा इंडोमेंट गुड 1 का, ये रहा 5 10, ये तो मैं 20 लिख दूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -20 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बच्चे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके जो मेरा आएगा Z1 वो आएगा 65/6 प्लस 125/6 P2/P1 -20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो मेरा P1 P2 इक्वल्स टू आएगा 125/20 55, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 25/11, ये मेरा प्राइस रेशियो है। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो मेरा जो ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्राइस रेशियो है ये है, तो अब मैं ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लूँ गुड 1 की, तो देखो ये मेरा ऑप्टिमल क्या है, दिस इज अवर ऑप्टिमल प्राइस रेशियो। तो अब मुझे क्या निकालना है, द ऑप्टिमल गुड 1 क्वांटिटी, क्वांटिटीज डिमांडेड। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो X1 ए का क्या था 5/3 प्लस का 10/3 P2P1 है ना, तो यहाँ पर 5/3 प्लस का 10/3 P की वैल्यू कितनी है 11/25, यहाँ तक बात समझ में आती है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 47/15, ठीक है। अब दोबारा X1 B का 20/3 प्लस का 10 P2/P1, इसको सॉल्व करो 20/3